नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो, आप वीडियो के कमेंट में डालिए या टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने प्योर रोलिंग का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उस पे कितने टाइप के फोर्सेस लगते हैं उन सब के बारे में डिस्कस कर दिया था। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है, एक बार वो सेशन देख लीजिए। आज के सेशन में हम लोग रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, जो हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में इंक्लाइंड प्लेन देखे थे, सारा कुछ वही रहेगा कॉन्सेप्ट। बस इसमें एक एडिशनल कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएगा, जो रोलिंग का कॉन्सेप्ट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा आता है। शांति से 35 से 40 मिनट सुनिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन को चालू करते हैं। अब देखो, जैसा कि टॉपिक है रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अभी तक आप लोगों ने जो प्योर रोलिंग का कंडीशन था, उसमें क्या होता था? अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट था, ये रोल करता था, तो क्या होता था? अगर ये रोल करता था तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता था प्योर रोलिंग में, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, तो प्योर रोलिंग में हमारा क्या होता था? जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस फ्रेम या रेफरेंस के रेस्ट में, जैसे अभी ये ग्राउंड पर रखा हुआ है, पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और अगर ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना होता था? जीरो होता था। ये सारी चीजें एकदम डिटेल में पिछले सेशन में डिस्कस हो चुकी हैं। तो चलिए आज के सेशन में जो अपना टॉपिक है रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन। ये हमारा मान लेते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन है जो थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है। इस पे हमारा एक बॉडी रखा हुआ है, आप डिस्क, सिलेंडर कुछ भी मान लीजिए, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, जिसका मास m है, रेडियस r है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। इंक्लिनेशन एंगल थीटा है। ठीक, ये हमारा थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है। अब भी हमारा जो ये स्मूथ है इंक्लाइंड, ये हमारा फ्रिक्शन लेस है। इसके बाद हम फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे, पहले इसको समझते हैं। जो हमारा इंक्लाइंड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्लाइंड, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार कॉन्सेप्ट आप सीख गए ना तो क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। सारा चीज इसी पे आएगा, रट्टा मत मारिएगा। आपको पता है यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कोई भी चीज रटवाता नहीं हूँ। अब अगर यहाँ पे म्यू इक्वल टू इंक्लाइंड स्मूथ है, तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। और जो जो इसका है वो मानते हैं, लेट मास m, जो यहाँ पे हमारा डिस्क है, मास m, रेडियस r, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा है I। ठीक, और जो इंक्लिनेशन एंगल है वो थीटा। अब ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट हो क्या रहा है। अगर इसका मास m है, इसका मास m है, एक ग्रेविटी फोर्स आएगा कि नहीं? mg। और जब इसका हम कंपोनेंट देंगे, एकदम न्यूटन लॉ में जो पूरा डिटेल में किया था वही से, अगर यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इधर इसका क्या आएगा? इधर इसका कॉस कंपोनेंट आएगा, mg कॉस थीटा। और नीचे की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? साइन, mg साइन थीटा। ठीक, अब ये कैसे नीचे आएगा? अगर म्यू इक्वल टू जीरो है तो ये तो कोई रोलिंग करेगा भी। अगर म्यू नहीं है तो क्या यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड होगा? फ्रिक्शन प्रोवाइड ही नहीं होगा, जिसके कारण कोई भी टार्क डेवलप नहीं होगा। और अगर ये यहाँ पे रखा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? n। बताइए इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं? ध्यान से। अब चलो इसका देखते हैं एक्सेलरेशन कितना होता है। अभी एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते थे? समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स केवल लग रहा है? जिधर मोशन हो रहा है, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन निकल के आया है जी साइन थीटा, जो पूरे मोशन के दौरान क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब ये बॉडी हमारा जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। इतना हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो बॉडी हमारा क्या करेगा, क्या ये रोल करेगा? आप बताओ।
रोलिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एक टार्क चाहिए, और टार्क तभी प्रोड्यूस होगा जब फोर्स रेडियस के परपेंडिकुलर हो। चलो इस बॉडी को मैं यहाँ पे बना के फिर से दिखाता हूँ बाहर। ध्यान से समझिएगा कि यहाँ आ क्यों नहीं रहा है। ए बॉडी है, ठीक, इस पे एक फोर्स एन लग रहा है और एक फोर्स आपका क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, और नीचे आपका एम जी है, उसको तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे रखा हुआ है, जो आपका इंक्लाइंड था उसको मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल पे बनाया हुआ है यहाँ पे। अब आप देखो ये बॉडी क्या करेगी हमारी, अगर म्यू इक्वल टू जीरो है, म्यू इक्वल टू जीरो, बॉडी कैन ओनली अंडरगो ट्रांसलेशन मोशन। देखो जो इसको घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, टॉर्क तो आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं टॉर्क के लिए हमें क्या चाहिए। अगर हमें टार्क निकालना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे देखो सारे फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, सारे फोर्स सेंटर ऑफ मास सी से जा रहे हैं। तो हमारा टार्क क्या आएगा, टार्क हमारा जीरो आएगा। अगर टार्क हमारा जीरो आ गया है तो बॉडी में कोई रोलिंग मोशन आएगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बॉडी कैन ओनली अंडरगो। देखो ध्यान से समझना, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से कर लोगे। कैन अंडरगो ओनली ट्रांसलेशन मोशन, और किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, अगर क्वेश्चन में पूछेगा ए इक्वल टू जी साइन थीटा। ये जस्ट अपना जो हम न्यूटन लॉ में करते थे वो जस्ट एकदम सिंपल सा केस वो वाला हो गया। यहाँ पे टाउ जीरो है तो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, रोटेशन इज नॉट देयर। अगर हमारा टार्क आएगा तभी तो इसको घुमाएगा, तभी ये रोल करेगा, जब टार्क ही नहीं है तो बॉडी तो रोलिंग मोशन करेगी नहीं। रोटेशन इज नॉट देयर। पहले बताइए इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब एक बात तो यहां से समझ में आ गई, अगर बॉडी को रोल करना है क्या चाहिए, प्योर रोलिंग करनी है। अगर बॉडी को प्योर रोलिंग करनी है तो हमें फ्रिक्शन फोर्स चाहिए ही चाहिए, बिना उसके वो प्योर रोलिंग नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं फॉर रोलिंग। समझ में आया कि नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर रोलिंग फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। नोट कर देना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में कई बार आप लोग वाइवा दोगे वहां पे पूछ लेगा एक्सप्लेन करो, ये सब चीजें आनी चाहिए कि क्यों रोलिंग मोशन नहीं कर रहा है। अब चलो हम फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं अपने फिर से स्मूथ सरफेस पे। अब मान लेते हैं हमारा ये इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, यहाँ पे एक बॉडी थी, ठीक, जिसका मास m, रेडियस r और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, वही सेम बॉडी। बस यहाँ पे क्या आ गया, जो हमारा ये इंक्लाइंड है ये हमारा रियल है, यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन प्रेजेंट है। इंक्लाइंड इज नॉट स्मूथ, इंक्लाइंड इज नॉट स्मूथ। जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है वो स्मूथ नहीं है। अगर स्मूथ नहीं है मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू प्रेजेंट है। और म्यू कितना हमारा प्रेजेंट है, म्यू हमारा सफिशिएंट है, न कि मैक्सिमम। उतना ही चाहिए जितना इसको रोल कर सके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यू हमारा कितना है, सफिशिएंट फ्रिक्शन, सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक। अभी और कहानी जो होगी उसको हम आगे करेंगे, अब देख लेते हैं कि इस पे पहले हो क्या क्या रहा है। चलो एक एक करके समझते हैं। अगर देखो यहाँ पे कितने फोर्स आ रहे थे, एक आ रहा था आपका नॉर्मल एन, ठीक। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो मोशन आपका किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है एम जी साइन थीटा से। और फ्रिक्शन हमेशा किधर आता है, मोशन रिलेटिव मोशन के अपोजिट में आता है। अगर बॉडी आपकी ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स एफ ऊपर लगेगा। अब यहाँ एक्सेलरेशन आपका ए इक्वल टू जी साइन थीटा नहीं होगा, उसको मत लिखना। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो फ्रिक्शन आ गया, उसको रिड्यूस कर रहा है, तो समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए करके वहां से एक्सेलरेशन आपका जो जी साइन थीटा आता था उसके बराबर नहीं आएगा, या तो उससे कम आएगा या उससे ज्यादा आएगा। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसकी जो हाइट है इसको हम ले लेते हैं एच, ठीक। समझ में आया कि नहीं। अब देखो जब ये हमारा फोर्स आया, अगर इसका रेडियस r है
तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर एक इस डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस करेगा, इस डायरेक्शन में इसको रोल करने की कोशिश करेगा। अब देखो इस पॉइंट के अबाउट बॉडी हमारी घूमने लगी है, और जब ये घूम रही है तो किस एक्सेलरेशन से घूम रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। देखो रोटेशनल मोशन भी आ गया, और फ्रिक्शन हमारा क्या है, जस्ट सफिशियंट है जो इसको रोल करा सके। आपको अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टैटिक आ रहा है कि रोलिंग। मैं जब आपको फोर्सेस सिखा रहा था वहां ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे फिर से अगर वहां पे आपको नहीं समझ में आया तो टेंशन ना लीजिए, यहाँ पे आपको सारी चीजें फिर से समझ में आ जाएगी। ये हमारा सफिशियंट फ्रिक्शन है तो हमारा क्या होगा, सो इट कॉजेज प्योर रोलिंग। समझ में आया कि नहीं? अब सारे फोर्स आ गए हैं, हमें इक्वेशन यूज करके क्या क्या पूछेगा, कभी एक्सेलरेशन पूछेगा, कभी फ्रिक्शन पूछेगा, कभी वेलोसिटी पूछेगा, कभी ये कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ ऊपर से नीचे तक आया। इतने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं पूछने के। समझ में आया कि नहीं? देखो कोई भी अगर कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो उसका पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हो कि कितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं या इससे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो एग्जाम में आप फंस जाओगे। इसलिए कोई भी वो आए तो पहले आपको पोस्टमार्टम करने आना चाहिए कि हमसे क्या क्या प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में क्वेश्चन आने के। ठीक, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलो एक एक करके समझते हैं। अब पहले सबसे पहले मैं लेता हूँ ट्रांसलेशन मोशन। ठीक, फार ट्रांसलेशन जैसे हम पिछले में करते थे, एक बार ट्रांसलेशन लेते थे, एक बार रोटेशन। और ये हमारा प्योर रोलिंग का केस है, बार बार बता रहा हूं, नोट कर लेना। फार ट्रांसलेशन, अगर हमारा ट्रांसलेशन मोशन है तो समेशन ऑफ एफ इक्वल टू क्या होता था, न्यूटन सेकेंड लॉ, एम इंटू ए। कितने फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं और उधर को निगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। यहां तक कुछ भी डाउट है तो बताओ। ए बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब अगला क्या कर रहा है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से सेंटर ऑफ मास सी के अबाउट ए बॉडी हमारी रोल कर रही है। क्यों रोल कर रही है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है, फोर्स इंटू आर करोगे यहाँ से टार्क प्रोड्यूस होगा जो इसको इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोल करेगा। ठीक, चलो अब उसको भी देखते हैं। फॉर रोटेशन अच्छे से समझ लो, जितनी प्रोबेबिलिटी है मैं आपको सारा चीजें यहाँ पे सिखा दूंगी, इसके बाद आपको कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। टार्क इक्वल टू क्या आएगा, आई अल्फा, और अल्फा इक्वल टू आपका क्या है, एक टार्क की वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ से मैं टार्क निकालूं, टार्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन तो सेंटर से पास हो रहे हैं, इनके कारण टार्क जीरो आ जाएगा। केवल किसके कारण आएगा, फ्रिक्शन फोर्स एफ के कारण। तो टार्क की वैल्यू एफ इंटू रेडियस आर इक्वल टू आई अल्फा। यहाँ से आप देखो, अगर मैं किसी की वैल्यू उठा के एफ की वैल्यू यहाँ पे डालूं तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो चलो यहाँ से मैं एफ की फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स आई अल्फा बाई आर। कभी अगर आपसे फ्रिक्शन फोर्स पूछे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया रहे, रेडियस आर दिया रहे, तो सीधा ये लगाना, आपको समझ सारा आंसर मिल जाएगा। रट्टा मत मारिए, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट सीखिए चीजें हो क्या रही हैं। अब चलो हम क्या करते हैं, पुट एफ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम फ्रिक्शन फोर्स एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एम जी साइन थीटा माइनस, अब एफ की वैल्यू क्या निकल के आई है, आई अल्फा डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू एम ए। इसको मान लेते हैं ए है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें एक इक्वेशन और चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। अब वो कैसे आएगा, अगला इक्वेशन हमें कौन देगा, अगला इक्वेशन हमको कौन देगा यहाँ पे, अगर ये प्योर रोलिंग हो रही है। चलो इसको मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ। प्योर रोलिंग का कौन से कलर की बॉडी है, ग्रीन, तो वही देते हैं। अगर ये प्योर रोलिंग का कंडीशन है तो प्योर रोलिंग में हमारा क्या होगा, अगर ये हमारा प्योर रोलिंग का कंडीशन है तो, एक मिनट ज्यादा मोट, अगर हमारा प्योर रोलिंग का कंडीशन है तो प्योर रोलिंग में जो ए एक्सेलरेशन है, एक तो ट्रांसलेशन के कारण आ रहा है जिसको हमने कितना माना है ए, उससे क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है।
अब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, उसके कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो उसके अपोजिट में कितना प्रोड्यूस करेगा, आर अल्फा, जो इसको अपोज करेगा। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसको जो अपोज करने आएगा वो क्या निकल के आएगा, आर अल्फा। अगर यहाँ पे हमारा फॉर प्योर रोलिंग, समझ में आया कि नहीं? जो यार हम पिछले में फोर्स देखते थे वही है, यहाँ केवल आपका एंगल आ गया है थीटा, सारा कॉन्सेप्ट सेम है। अगर आपने वो सेशन अटेंड किया है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर प्योर रोलिंग है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मूव नहीं करना चाहिए, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे पी है, ये हमारा इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो आएगी। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ए इक्वल टू आर अल्फा। ठीक, अब चलो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ मैं रखूंगा अल्फा इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ए बाई आर। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखता हूँ, पुट अल्फा इन इक्वेशन 2। क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं, प्रोसीजर समझिए, इसको एक बार खुद से करना, सारा चीजें आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार ये समझ गए ना, एग्जाम में कुछ भी पूछेगा आप इसको कर दोगे। माइनस आई, अब देखो अल्फा की जगह मैं रख रहा हूँ ए, और नीचे आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए। यहाँ पे हमसे क्या पूछा जाएगा, हमारा मेन टारगेट है पहले एक्सेलरेशन निकालना, कि जब यहाँ पे पहुंचेगा किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। फोर्सेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन में डेरिवेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है। तो हमें एक्सेलरेशन ए चाहिए, तो ए को एक तरफ लेके चलो सब, एम ए प्लस आई, और क्या है प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर, आई ए बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक, अब हमें एक्सेलरेशन ए चाहिए, इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब इधर ये मल्टीप्लाई है, इधर लाएंगे तो डिवाइड कर देंगे, ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। अब देखो आई का हम ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एम एम से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए इक्वल टू जी साइन थीटा। देखो एक्सेलरेशन अगर रोलिंग के साथ रहेगा तो ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है 1 प्लस, अगर यहाँ भी एम का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या निकल के आएगा, आई बाई एम आर स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आया। अगर कोई पूछे कि हमारी बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है तो उस किस एक्सेलरेशन से मोशन करेगी, वो ए है, ए इक्वल टू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। यहाँ से देखो कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, अगर हम थीटा एंगल इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर थीटा इंक्रीज करोगे तो 90 डिग्री तक आपका साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 से 90 तक इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज करेगा तो बढ़ेगी, या पूछ लेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ से आप वो रेशियो वाला फार्मूला लगा के आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, आप देखना, एक रोल, एक डिस्क दे देगा, एक स्पेयर दे देगा, या एक सिलेंडर दे देगा, बोल देगा कौन जल्दी पहुंचेगा। वहां से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर नीचे का टर्म ज्यादा आया तो मतलब ये एक्सेलरेशन कम आएगा। ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन इज इंक्लाइंड प्लेन, एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन किस केस में है, इंक्लाइंड प्लेन फॉर प्योर रोलिंग के केस में, इंक्लाइंड प्लेन ऑन प्योर रोलिंग, इसको याद रखना। इसके अलावा अगर वो करोगे तो ए इक्वल टू आर अल्फा वाला केस नहीं आएगा। अगर आपसे कोई भी पूछे कितना एक्सेलरेशन आया तो इसको आसानी से निकाल सकते हो। अब चलो इसका दूसरा टर्म देखते हैं। अब मान लो कोई हमसे बोले हमारा बॉडी मान लो यहाँ नीचे पे आ गया है, ठीक, सपोज हमारा बॉडी यहाँ पे पहुंच गया। अब अगर कोई हमसे बोले कि कितना डिस्प्लेसमेंट नीचे आया है, मतलब यहाँ से यहाँ आने पे कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो उसको कैसे निकालेंगे, उसी के बारे में अब आगे हम डिस्कस करते हैं। तो चलो यहीं पे मैं सोच रहा हूँ छोटा सा एक बना ही देता हूँ, क्योंकि वहाँ बार बार स्विच करना वो नहीं होगा। यहाँ से हमारा चालू हुआ, अगर यहाँ से चालू हुआ ये रोल करते करते
ट्रांसलेशन होते होते नीचे यहाँ पे पहुँच गया किसी भी पॉइंट पे। यहाँ से यहाँ जो नीचे आया है, मैं मान लेता हूँ कितना नीचे आया है, एस। सेम है, मास एम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रेडियस आर है, इंक्लाइंड एंगल थीटा है, और इंक्लाइंड की हाइट कितनी है, एच। इतना आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि किस स्पीड से नीचे आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी पूछेगा, उसको हम निकालेंगे, सब निकालेंगे। पहले हम लेते हैं कि किस स्पीड से नीचे आ रहा है, ठीक, एक एक करके निकालते हैं। यहाँ पे अगर ये v स्पीड से आया तो आपसे यहाँ पे वेलोसिटी पूछी जा रही है कि किस स्पीड से नीचे आ रहा है, ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो चलो इसको निकालते हैं। यहाँ पे अगर मास m है, नीचे की तरफ आएगा m g साइन थीटा। अगर यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट में है, ऊपर क्या आएगा, नॉर्मल फोर्स n, यही आएगा ना। अगर इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स एक जनरेट होगा F। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब आप बताओ, जब बॉडी हमारा नीचे पहुंचेगी, व्हेन बॉडी रीचेस डाउनवर्ड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, ये हमसे पूछा जा रहा है। व्हेन, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला जहां न काम करे, आप बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर ये आप सीख गए, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है यार फिजिक्स में, जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, एक भी चीजें, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब आप ध्यान से चलो, इसको एनालिसिस करते हैं। अब बताओ, जब यहाँ से चलना चालू किया तो यहाँ पे तो रेस्ट में होगा, और जब यहाँ पे पहुंचा है, फाइनल स्पीड भी है, इनिशियल स्पीड कितनी है, u इक्वल टू 0। ये समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि अभी जस्ट ट्रांसलेशन करने वाला है, अभी शुरू नहीं किया है। और ये किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, उसका हमने अभी डिराइव किया, a इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन पूरा इस मोशन के दौरान क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a इक्वल टू जी साइन थीटा। अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैंने आपको काइनेमेटिक्स में एक फार्मूला बताया था, जो इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 फार्मूले आपको बताए गए थे। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो उसको मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि नहीं? उन तीनों इक्वेशन को आराम से लगा सकते हैं। उनको तभी लगाएंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो चलिए, इसको हमें क्या चाहिए, स्पीड। तो हमारे पास क्या लगाएं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, समझ में आया कि नहीं? यस हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट चला। अभी ये भी आसानी से निकाल लेंगे, देख लेना। अगर एच दिया रहेगा, कितना इजीली इसको निकालेंगे। ठीक, चलो वैल्यू पुट करते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर के अबाउट। कहीं और पूछे तो उसको आप निकाल लेना, इंटू एस। अब यहाँ पे मैं एस की वैल्यू निकालता हूँ पहले। ध्यान से देखिए, अगर हमें एस चाहिए तो यहाँ पे मैं साइन थीटा लगा सकता हूँ कि नहीं? आराम से लगा सकता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एच बाई एस। और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एस की। तो हमारा एस इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, एस इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या, एच बाई साइन थीटा। अगर हमें एच पता रहे और थीटा दिया रहे, तो हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कितना डिस्टेंस नीचे आया आसानी से लगा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, कितना निकल के आया है, एच बाई साइन थीटा। यहाँ से आपका साइन थीटा से साइन थीटा एक कैंसिल हो गया। ठीक, अब हमें क्या बचा है, जो बचा उसको अगले स्लाइड पे लिखते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आया है, कॉन्सेप्ट। एक कई बार आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि जब आपका इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग मोशन हो रहा है, क्या वो इंक्लिनेशन एंगल थीटा पे डिपेंड करता है कि नहीं? तो यहाँ से देखिए, हम वेलोसिटी v इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आई है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लेगा जो आपकी, अगर कोई हमारा पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो इंक्लाइंड प्लेन पे
प्योर रोलिंग कर रही है तो उसकी वेलोसिटी इंक्लिनेशन एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। हाईलाइट करके लिख देना, स्पीड विल नॉट डिपेंड ऑन थीटा। देखो यहाँ थीटा कैंसिल हो गया है। कोई लोग देखेगा बोलेगा तो करता है, तुरंत ऑप्शन टिक कर देगा और प्लस की जगह सीधा आपका नंबर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब चलो अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब ये हमारा रोलिंग नीचे कर रहा है, फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो हमारा कौन सा फ्रिक्शन है यहाँ पे? हमारा काइनेटिक है या स्टैटिक है? इसको इस केस में हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक, पहले देखो क्या है टाइप ऑफ, इसके बाद हम फ्रिक्शन के बारे में डेरिवेशन करेंगे। टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक और काइनेटिक। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बॉडी हमारा प्योर रोलिंग कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, स्टैटिक है या काइनेटिक, ये सब क्या होता है, आप फ्रिक्शन के चैप्टर का प्लेलिस्ट खोलिएगा, सारा चीजें वहां पे मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। तो चलो समझते हैं। अब देखो ये हमारा बॉडी है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है। अगर इसका वेलोसिटी देखो क्या हो रहा है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट p है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो अगर प्योर रोलिंग हो रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू g क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और अगर हमारा बॉडी रोल कर रही है, v वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रही है, और इसको कौन अगर एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है इस डायरेक्शन में, तो v इक्वल टू कौन इसको मैनेज कर रहा है? अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आ रहा है, तो इधर कौन आपका आएगा? रेडियस अगर r है, v इक्वल टू r ओमेगा, यही आएगा ना? कुछ भी डाउट है तो बोलो। एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल टू r ओमेगा जो इसको मैनेज करेगी। तो अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। चलो अगला स्लाइड दे देता हूँ। अगर हमारा वेलोसिटी ऑफ पी जी जीरो है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? नो रिलेटिव मोशन। अगर दोनों सरफेस के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो इसको रोक के कौन रख रहा है? यहाँ पे तो फ्रिक्शन हमारा जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं? लेकिन फिर भी फ्रिक्शन आ रहा है, फ्रिक्शन इज देयर। ये हमने पिछले में डिटेल में समझाया था कि उस पॉइंट पे जीरो होगा, लेकिन वहां तक लाने के लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए ही होगा। और वो देखो, अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स उस बॉडी के जो खींच रहे उससे ज्यादा नहीं, इसका मतलब नहीं फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो, बॉडी नहीं मूव कर रही है। इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी कब मूव करती है? जब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से वो बॉडी जस्ट मूव करने वाली होती है, वहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जब मूव करना चालू करती है तब क्या आता है? काइनेटिक। ये सब पूरा डिटेल में डिस्कस हुआ है। अब देखो इस पॉइंट पे हमारा मोशन नहीं किया है, जस्ट करने वाली है, तो इसको तब तक रोक के कौन रख रहा होगा? इसको तब तक कौन रोक के रख रहा होगा? अगर चलना शुरू कर देता तब तो काइनेटिक आ जाएगा, लेकिन चलने वाला नहीं है, जस्ट चलने वाला है, तो इसको रोक कौन रहा है तब तक? जो एम जी साइन थीटा से ज्यादा होगा तभी चलेगा वो फोर्स। तो कौन बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन? हमारा आया स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा कैसा था? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स था। स्टैटिक फ्रिक्शन इज देयर। समझ में आया कि नहीं? अगर कोई हमसे पूछे कौन सा फ्रिक्शन है, बता देने का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है हमारा? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। यहाँ पे लिख देते हैं, इफ बॉडी इज नॉट। इतना दिन हो गया है आप लोगों को फ्रिक्शन पढ़े हुए का, आप लग रहा है भूल गए हैं सारी चीजें। चलो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, लेकिन रिवाइज करते रहिए यार, क्योंकि एग्जाम देना है। अगर चीजें नहीं याद रहेंगी तो आप वहाँ कैसे कर पाओगे? और मैं हर चीज को कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये भी नहीं कि रटवाता हूँ। इफ बॉडी इज नॉट मूविंग बट फ्रिक्शन इज एक्टिंग, तो कौन सा फ्रिक्शन आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। वहां पे पूरा देखो बॉक्स लेके 5 न्यूटन लग रहा है, एम जी म्यू एन जो आता था। अगर 5 न्यूटन से कम रहता था तो वहां फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन नहीं करते थे, म्यू एस एन करके निकालते थे। याद आया कि नहीं? नहीं याद आया तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार जाके उसको देख लो, पूरा ग्राफ के साथ आपको एक्सप्लेन किया हूँ। अब चलो यहाँ पे निकालते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है। अब आप ध्यान से देखो, जो हमने पहला इक्वेशन लिया था,
पहला इक्वेशन हमारा कहाँ आया, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए। अब हमसे फ्रिक्शन फोर्स एफ पूछा जा रहा है, इसको निकालते हैं। तो चलो इसको मैं फिर से बना दूं कि इस पूरे कहानी को यहाँ पे एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इंक्लाइंड प्लेन, देखो यार सारी चीजें आराम से बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो तो पेशेंस के साथ देखिएगा, लेकिन इसके बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत नहीं है, और सारा क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाए आप जाके देखना, एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे क्वेश्चन रुकेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा निकल के, अगर इंक्लाइंड स्मूथ नहीं है एफ, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स जनरेट करेगा नॉर्मल एन, और जब इसका एम जी का हम कंपोनेंट देंगे इधर आएगा हमारा एम जी साइन थीटा। समझ में आया ना, एम जी कॉस थीटा इधर आएगा, उसको मैं नहीं दे रहा हूँ, म्यू एन बराबर हो जाएगा। चलो यहाँ पे दे देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। अगर मास सेम है यहाँ पे क्या आएगा, एम जी आएगा, और अगर यहाँ से थीटा बना रहा है तो यहाँ से भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो देखो, यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको किया हुआ था, लेकिन एक बार फिर से करके दिखा दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो भूल जाते हैं हो क्या रही चीजें, उनके लिए फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा। कंपोनेंट कैसे देते हैं वो भी आपको पूरा डिटेल में किया हुआ हूँ। तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया था, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए, उसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या था, एम जी, कौन से फोर्स आ रहे हैं, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स एफ इक्वल टू एम ए। कौन से एक्सेलरेशन से आ रहा है, नीचे मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से हमारा नीचे आ रहा है, और हमने एक्सेलरेशन की ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट कर दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्या निकालने के लिए हमने ये सब कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स एफ निकालने के लिए कर रहे हैं। वही सेम कहानी है, मास एम है, रेडियस आर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। शुरू में मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके दिखाया है, तो वही सब सारा अभी तक चल रहा है। तो चलो ए की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। पहले एफ इक्वल टू क्या आएगा, एम ए माइनस एम जी साइन थीटा। तो ए की वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी, एक मिनट यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, रॉन्ग हो गया है। एफ को हम उधर ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो एफ इक्वल टू एम जी। देखो एग्जाम में ऐसे ही गलतियां होती हैं, इसलिए कुछ भी कैलकुलेशन करना केयरफुली करना। एम ए, और जरा सा गलती होगा आपका सारा चीज निगेटिव में आ जाएगा नंबर, इसलिए इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखना। तो चलो यहाँ पे एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम, ए की वैल्यू क्या आई थी, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 + i/m r स्क्वायर। अब तो 3-4 बार लिखे आपको, अब तक याद हो गया होगा। यहाँ से m क्या है हमारा, यहाँ से एम जी साइन थीटा कॉमन है, तो चलो उसको कॉमन ले लेते हैं। एम जी साइन थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - 1/1। अब देखो यहाँ पे मैं फिर से एलसीएम ले लेता हूँ, mr² प्लस आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। अब ए एम आर स्क्वायर हमारा क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर हमारा एम आर स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। अब चलो फिर से एलसीएम लेते हैं, एफ इक्वल टू, अब चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम जी साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ। जब एम जी साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे, एम आर स्क्वायर प्लस आई माइनस एम आर स्क्वायर, नीचे क्या हमारा बचेगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? जस्ट इसका एलसीएम लिया हूँ, तो यहाँ से एम आर स्क्वायर में से एम आर स्क्वायर गए तो कट जाएगा। यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स आया वो क्या निकल के आया है, एम जी साइन थीटा, यही निकल के आया है ना, एम जी साइन थीटा। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो बताना आपको, एम जी साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या आया है, आई बाई, नीचे कितना है आपका, आई प्लस एम आर स्क्वायर। ये हमारा निकल के आया फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, कितना उस पर एक्ट करेगा। अगर हमसे एग्जाम में पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता रहेगा, एम जी साइन थीटा रखना,
सीधा आंसर आप निकाल लोगे कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना। और एक कौन सा फ्रिक्शन आया है इसको याद रखना, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आया है। मैंने शुरू में ही फ्रिक्शन आपको क्या दिया था, जस्ट सफिशिएंट, न कि मैक्सिमम लिया था जो उसको रोल करा सके। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि गलती कहाँ पे होगी। जो F इक्वल टू आप लोग म्यू एन लिखते हो ना, ये हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। यहाँ से अगर हम ऐसे करेंगे क्या आएगा, म्यू एम जी एन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से नॉर्मल फोर्स एन इक्वल टू एफ इक्वल टू म्यू एन, एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, जो हमारा यहाँ पे टोटली रॉन्ग है। ये हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन है, जहाँ तक इसकी लिमिट जा सकती है, इसके आगे नहीं है, तो इसको मत लेना। क्यों? क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन है। ये सब एग्जामिनर आपको या एग्जाम में कई बार आप जाओगे ना, वहाँ पे ऐसे फंसा सकता है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो एक्ट कर रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, जो हमारा क्या है, मैक्सिमम अवेलेबल, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैक्सिमम फ्रिक्शन कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन। तो अब इसको मैथमेटिकल टर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, जो हमारा एफ रिक्वायर्ड है, एफ रिक्वायर्ड, ए हमारा किससे कम होना चाहिए, एफ लिमिटिंग से। यही कंडीशन होगी तभी तो बॉडी वो करेगी ना। अब चलो एफ रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है जो इसको मोशन करा सके, ये हमारा एफ रिक्वायर्ड आया है। और लिमिटिंग हमारा कितनी होगी, म्यू एस एन। तो चलो रिक्वायर्ड एम जी साइन थीटा व आई प्लस आई बाई वन स्क्वायर, उसको हम लिखते हैं रिक्वायर्ड की एम जी साइन थीटा। ये अगर आपसे पूछे इसलिए मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, आई बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर। ये हमारा किससे कम आना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी, या तो इससे कम या इसके बराबर, म्यू एम जी कॉस थीटा। यहाँ से एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा म्यू की वैल्यू आएगी, ये साइन थीटा अगर कॉस थीटा का यहाँ डिवाइड करेंगे देखो, तो क्या निकल के आएगा, टेन थीटा। तो जो हमारा लिमिटिंग, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक हो सकती है जो प्योर रोलिंग करे, तो म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू टेन थीटा इंटू आई बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना, इंक्लिनेशन एंगल आपको पता रहेगा, लिमिटिंग लिमिटिंग केस रखाना, आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आसानी से निकाल लोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, अगर ये हमारा रोलिंग मोशन कर रही है, इंक्लिनेशन पे है, तो क्या यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं कि नहीं। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से सोचिए। देखो, आप खुद से सोचो, देखो आपके दिमाग में क्या आता है, फिर मैं सारा चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप बताओ, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि, अगर पहले यहाँ डायग्राम बना देते हैं, क्वेश्चन क्या है उसको लिख देते हैं, इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन है, क्या हम उसको यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं, एनर्जी वैलिड हेयर। बताइए क्या होगा। अगर आप लोग सीरियस हो तो कमेंट करके पहले बताओ, फिर वीडियो आगे चलाना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपके दिमाग में आ क्या रहा है। अब ध्यान से आप देखिए, ये डायग्राम फिर से बनाओ, उसी में एक्सप्लेन करूं, फिर से बना देते हैं। सामने सामने रहता है तो एक्सप्लेन करने में आसानी होती है। ठीक, देखो यार, सारी चीज़ एकदम डिटेल में वो कर रहा हूँ, आप शांति से देखिए, जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार टाइम देके, इससे ज़्यादा आप फ़ोन पे कितना टाइम वेस्ट करते हो, एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसका भी मास m है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, एंगल थीटा है, और इंक्लिनेशन की हाइट कितनी है, h। ये हमारा रोल करते करते मान लेते हैं यहाँ नीचे आ गया है। अब ये पूछ रहा है कि क्या हमारा यहाँ एनर्जी का लॉस हुआ, उसको हम लगा सकते हैं कि नहीं। तुरंत आपके दिमाग में आएगा, बिल्कुल नहीं लगा सकते, ये तो आप गलत बोल रहे हो। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F है। और आपको याद होगा हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या यहाँ लगाते थे, जहाँ पे हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता था, और फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या था, फ्रिक्शन फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था। और जैसे ही आप ये सोच के आंसर लगाओगे, तुरंत आपको प्लस की जगह माइनस आंसर मिल जाएंगे। ठीक। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया था फ्रिक्शन फोर्स होता है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे? तो अब उसी का लॉजिक यहाँ पे समझना है कि कैसे आखिर ये हो रहा है। अब यहाँ पे मैं लिख दूं, चलो लिख देता हूँ, बी कैन अप्लाई, पहले लिख देता हूँ कि जो आपके दिमाग में आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो यार नोट कर लो, ये सब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा। इवन जो अच्छी अच्छी कोचिंगें हैं वहाँ भी ये सब चीज़ें आपको नहीं डिटेल में समझाई जाती। आप नोट्स लेके या कहीं भी कोई हो आपका जान पहचान का देख लेना। जितने डिटेल में मैं आपको फिजिक्स सिखा रहा हूँ कोई इतना टाइम देके नहीं सिखाएगा, इसलिए शांति से सारा चीज़ें सीखिए। और मैं तो चैलेंज करता हूँ, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए हैं। अभी इस साल जितने भी जेई या नीट के क्वेश्चन आए हैं और जितना टॉपिक मैंने कवर किया है आप जाके देख लेना, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस ना किया हो और उस पर क्वेश्चन ना प्रैक्टिस कराया हो। अगर आपने वो चीज़ें देखी होगी तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुका होगा। इसलिए पेशेंस के साथ देखिए, ट्रस्ट करके देखिए, सारा फिजिक्स में क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो जाएगा, उसकी गारंटी मेरी है। ठीक है। आप बोलोगे बी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स बट हेयर फ्रिक्शन इज देयर विच इज नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन है, बट हेयर फ्रिक्शन विल नॉट लॉस्ट एनी एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्रिक्शन है जस्ट इसको रोल कर रहा हो, स्टैटिक फ्रिक्शन है कि नहीं? वो स्टैटिक है, न कि उसको वो कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? उसका अपोज कर रहा है। अगर अपोज करता तो नहीं लगता, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बट हेयर फ्रिक्शन। क्यों? यहाँ पे देखो जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, अगर यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, सारी चीजें प्योर रोलिंग के केस में डिस्कस हो रही हैं, अगर यहाँ पे प्योर रोलिंग नहीं हो रहा तो इस पॉइंट पे भी क्या आएगा? ये तो रिलेटिव मोशन जीरो होगा। और अगर रिलेटिव मोशन जीरो है तो क्या फ्रिक्शन फोर्स वहां पे आएगा? नहीं आएगा। तो इस कारण हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे लगा सकते हैं। ये इसका लॉजिक है, यहाँ पे लिख देते हैं, बट हेयर फ्रिक्शन will not lost any energy। अब चलो इसको मैथमेटिकल से समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको ना। अब अगर ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन हमारा जीरो होना चाहिए, उनके बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। वो किस पे है? रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो यहाँ पे अगर हमारा रेस्ट पे है, जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, अगर ये हमारा रेस्ट पे है तो क्या ये पॉइंट मूव कर रहा है? आप बताइए। अगर यहाँ पे रेस्ट पे है तो ये तो मूव कर नहीं रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जो मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? जीरो है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? अगर कहीं भी वर्क निकालना है तो फोर्स की डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट, जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने वर्क पावर एनर्जी में आपको समझाया था, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ? वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ जाएगा? वर्क, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो। ये है हमारा मैथमेटिकल लॉजिक। जो यहाँ पे फ्रिक्शन कोई काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन बी अप्लाइड। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैन अप्लाई। समझ में आया कि नहीं लॉजिक के साथ?
क्यों? क्योंकि ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जीरो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो ट्रांसलेशन में जाएगी, जिसके कारण वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारा क्या आएगा? वो हमारा जीरो आएगा। जिसके कारण हम अपना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है? चलो मान लेते हैं यहाँ पे हमारी बॉडी है, ठीक। यहाँ पे क्या लग रहा है? एक नॉर्मल फोर्स एन है और नीचे आपका एम जी साइन थीटा जो लेके आ रहा है। फ्रिक्शन फोर्स की बात हो रही है, फ्रिक्शन फोर्स एफ पीछे की तरफ लग रहा है, यही है ना? फ्रिक्शन फोर्स अगर नीचे आ रहा है तो रिलेटिव मोशन के अपोजिट में लगता है। यहाँ पे जो देखो, जो हमारा वर्क डन ट्रांसलेशन, दो वर्क डन आएंगे, एक तो बॉडी हमारा ट्रांसलेट कर रही है और दूसरा क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो आप बोलोगे जो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे आप देखो, वर्क डन बाय ट्रांसलेशन मोशन एक होगा और एक आपका क्या होगा? वर्क डन बाय रोटेशनल मोशन। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? कि ये दोनों हमारे जीरो आने चाहिए। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर हो रहा है? ये जो बॉडी है वो किधर आ रही है? नीचे की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ आ रही है, हम अगर डाउनवर्ड को निगेटिव ले, डाउनवर्ड को निगेटिव और अपवर्ड, सॉरी, डाउनवर्ड को निगेटिव ले और अपवर्ड को पॉजिटिव ले, इसको निगेटिव और अपवर्ड को पॉजिटिव, और इधर जो घूम रहा है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, फ्रिक्शन के कारण टार्क किधर लगाएगा? इधर लगाएगा अल्फा। तो अगर इधर है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज निगेटिव, आप अपने हिसाब से कुछ भी साइन ले सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो हमारा ट्रांसलेशन के कारण वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन हमारा निगेटिव आएगा। हमने ऐसा साइन कन्वेंशन लिया है, तो ये हमारा वर्क डन आएगा निगेटिव। और रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हमने देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा रहा है फ्रिक्शन फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो इधर आएगा पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से देखो दोनों क्वांटम बराबर होंगे, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? वर्क डन बाय ट्रांसलेशनल इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय रोटेशनल, और किसके बराबर है? जीरो के। तो यहां से हमारा क्या लॉजिक आया? फ्रिक्शन इज नॉट वर्किंग, फ्रिक्शन इज, यहाँ पे कोई एनर्जी, क्या फ्रिक्शन कोई एनर्जी वेस्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रिक्शन, ये दूसरे लॉजिक से आपको एक्सप्लेन किया, फ्रिक्शन इज नॉट वेस्टिंग एनर्जी। फ्रिक्शन अगर हमारा कोई एनर्जी नहीं वेस्ट कर रहा है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आराम से लगा सकते हैं, फ्रिक्शन इज नॉट वेस्टिंग एनर्जी। अगर वेस्ट कर रहा होता, एनर्जी लॉस हो रही होती, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते थे। तो यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैन बी अप्लाइड, ये रहा इसका सेकेंड मेथड। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैन बी अप्लाइड ऑन दिस इंक्लाइन, ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन। समझ में आया कि नहीं? पूरा लॉजिक के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग अक्सर आपको पूछ लेगा या एग्जाम में भी पूछ लेगा, आपको 4 नंबर का देख, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है, सीधा आप सोचोगे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कारण टार्क आ रहा है, मतलब कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे, और आप वहां पे क्वेश्चन गलत कर दोगे। अब चलो इसको मैं आपको मैथमेटिकल से भी प्रूफ करके दिखाते हैं। जो अगर एक कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, जो वेलोसिटी देखो यहाँ पे आई थी, यही वेलोसिटी अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं और आ जाए, तो मतलब हमारा क्या है? सही है, कंजर्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो चेक करते हैं इसी को, ठीक है, कि कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे क्या है? एक इंक्लाइंड सरफेस है, एक बॉडी हमारी प्योर रोलिंग कर रही है, यहाँ पे रखी हुई है, ये यहाँ से घूमते घूमते नीचे की तरफ आ गई है, ठीक। यहाँ पे जब नीचे आई है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v, और यहाँ पे जस्ट चल रही, तो u इक्वल टू 0 है। अब आप ध्यान से देखो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर हम लगा सकते हैं तो क्या बोलता है? इसको .1 ले, अब चलो एनालिसिस करना शुरू करते हैं। इसको अगर मैं .1 लूँ और इसको .2 लूँ, इसकी हाइट h है, तो अगर यहाँ पे मोशन नहीं किया है, न रोल ही कर रहा है,
तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी आएगी आप बताओ। अगर अभी जस्ट नहीं चालू हुआ है, अगर कोई मोशन, कोई रोटेशनल मोशन नहीं है, ना ही रोटेट कर रही है, ना ही अभी ट्रांसलेट कर रही है, जस्ट रखी हुई है, तो मतलब यहाँ पे अभी केवल हमारी पोटेंशियल एनर्जी है स्टेज 1 पर। अब स्टेज 2 पे क्या आ रही है, जब ये नीचे ग्राउंड पे आएगी, यहाँ तो रुक जाएगी, एकदम नीचे आ गई। तो जब देखो यहाँ पे जब रुकने ही वाली है, मतलब रुकी नहीं है, जस्ट उसके पहले, माइक्रो सेकेंड के पहले, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, पोटेंशियल, यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। लेकिन पॉइंट 2 पे आपका क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। क्यों, वो नीचे आ गया, एच हमारा जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है। समझ में आया कि नहीं। अब चलो पॉइंट 1 और 2 पे लगाते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। ये नीचे एक्सेलरेशन किससे आ रहा है, यहाँ देखो दो हो रहा है, आपको पता है ना, सारी चीजें अभी पहले एक्सप्लेन किया हूँ। एक तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी और एक ट्रांसलेट करेगी। तो चलो काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 पे अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। पॉइंट 1 एंड 2 पे हम क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो पॉइंट 1 पे हमारा क्या है, एम जी एच इक्वल टू पॉइंट 2। अब यहाँ पे देखो कितनी काइनेटिक एनर्जी है, दो है। एक आपका ट्रांसलेशन के कारण है और दूसरा क्या कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अल्फा एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन से एनर्जी, ओमेगा को दूसरे कलर से लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम भी रहा है इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो यहाँ कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी, एक तो ट्रांसलेशन के कारण और एक रोटेशन के कारण। तो चलो लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ये किसके कारण आई, ट्रांसलेशन के कारण। रोटेशन के कारण क्या होती थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको और अरेंज करते हैं, यहाँ पे 2 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 एम जी एच इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस, यही आएगा ना, आई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो एम का हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, हमें वी स्क्वायर चाहिए ना, तो वी स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वी स्क्वायर देखो दोनों में है, उसको कॉमन लेते हैं पहले। 2mgh इक्वल टू वी स्क्वायर, अंदर हमारा क्या बचेगा जब मैं वी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो चलो यहाँ से v की वैल्यू निकालते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू 2mgh डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उससे डिवाइड, तो हमारा क्या निकल के आएगा, 2gh, यही निकल के आएगा ना, v इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाई m से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, इधर आएगा स्क्वायर रूल लेते हैं, v इक्वल टू रूट 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जैसे ही हमने लगाया, जो वेलोसिटी वहां पे आई थी सेम वेलोसिटी आई है। आप यहाँ प्रूफ के साथ भी देख सकते हो, मतलब जो लॉजिक हमने लगाया वो एकदम सही है। अगर आपसे पूछे कि रोलिंग मोशन हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे हो रहा है, वहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। चाहे आपका नीट हो, चाहे जेई मेंस हो या एडवांस हो, या कोई भी स्टेट का हो, या आपका बोर्ड एग्जाम हो, डेरिवेशन के साथ सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। शांति से सारा चीज़ एक बार खुद से डिराइव कीजिए, खुद से देखो यार, जब तक खुद से आप नहीं करोगे, क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसका पोस्टमार्टम करना सीखिए। अभी देखो जैसे इसमें किस पे वेरी कर रहा है, जी तो कांस्टेंट रहने वाला है, एक तो एच पे डिपेंड करेगा, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पे करेगा, एक मास एम पे, एक रेडियस आर पे। तो आपको एक कांस्टेंट एक वेरिएबल करके क्वेश्चन एनालिसिस करने आना चाहिए, और वो सब चीज़ें कैसे डेवलप होगी, प्रैक्टिस से। आई होप आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से आएगी। एक क्वेश्चन है हमारा जेई 2012 का, इसको करते हैं। जो हमने अभी तक सीखा सारी उसी पे बेस्ड है। एक कह क्या रहा है, इसको रीड करते हैं। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखना हर एग्जाम में रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन आएगा, तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, इससे और एंगुलर मोमेंटम से। क्योंकि हमने रोलिंग मोशन का जितना भी कॉन्सेप्ट सीखा वो सारा इसमें यूज हो रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा बनते हैं कि एक क्वेश्चन में वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर कर सकें। तो चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। कह क्या रहा है, टू सॉलिड सिलेंडर पी एंड क्यू ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, स्टार्ट रोलिंग डाउन अ फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम। Cylinder P has most of its mass concentrated near its surface, while Q has most of its mass concentrated near the axis. Which statement is are correct? is are मतलब एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन, सॉरी एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो चलो इसको पहले समझते हैं। एक कह क्या रहा है, एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, जब तक विजुलाइज नहीं करोगे आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। ये दोनों सेम हाइट पे रखे हुए हैं। अब बोल रहा है कि दो सिलेंडर है, तो चलो दोनों सिलेंडर को बना देते हैं। एक सिलेंडर है हमारा P और एक सिलेंडर है हमारा Q। तो जो P का है, इसका देखो मैक्सिमम मास इसके आउटर पे ही कंसंट्रेटेड है, तो इसके आउटर पे जो कंसंट्रेटेड है, सारा मास इसके आउटर पर कंसंट्रेटेड है। और जो हमारा Q है, सिलेंडर क्यू है, उसका सारा मास उसके एक्सिस पे है। इसका एक्सिस ए आएगा, तो इसका सारा मास जो है वो इसी एक्सिस पे, मोस्ट मैक्सिमम जो मैक्सिमम मास है वो उसके इसी एक्सिस पे है। ए है हमारा क्यू। समझ में आया कि नहीं? अब आपसे चार ऑप्शन दिया हुआ है और इनका मास अगर एम है तो इसका भी मास कितना है, एम है। अगर इसका डायमीटर आर है तो इसका भी डायमीटर, सॉरी इसका भी रेडियस आर है। डायमीटर को तो डी से लिखते हैं, इसका रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस आर है। देखो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम मास एंड सेम रेडियस, और ये सेम हाइट से नीचे आ रहे हैं। अब आपसे चार ऑप्शन दिया है, एक एक करके समझते हैं। ये पूछ रहा है बोथ सिलेंडर P एंड Q रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, क्या P और Q ग्राउंड पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे? इसका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी तक जो इक्वेशन निकाला उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारा क्या आया है, ए एक्सेलरेशन चाहिए, ए इक्वल टू जी साइन थीटा। देखो अगर ये सब नहीं आपको पता रहेगा क्वेश्चन नहीं कर पाओ। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट और ये सब में भी इसी टाइप के आ रहे हैं। दूसरा हमने क्या निकाला था, दूसरा वेलोसिटी का निकाला था, v इक्वल टू √2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। तीसरा हमने क्या निकाला था, फ्रिक्शन फोर्स F की वैल्यू, उसको यहाँ पे लिख देते हैं, F इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू आई बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारे तीन इक्वेशन थे जिसको हमने निकाला था। एक एक करके समझते हैं। अब बताओ अगर यहाँ पे सिलेंडर दोनों रखे हुए हैं, उसका मैं क्रॉस सेक्शनल ही दिखाता हूँ। अगर ये यहाँ से नीचे आएगा तो अगर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो जल्दी नीचे आएगा, है कि नहीं? उसके लिए हमारा क्या चाहिए, एक एक करके समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं टाइम। तो टाइम के लिए पहले हम एक्सेलरेशन समझते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे सारी चीजें एनालिसिस करते हैं। आई इक्वल टू क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पे कर रहा है, एम और आर तो सेम है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। यहाँ भी एम आर है, यहाँ भी एम आर है। सारी चीजें हमारा किस पे डिपेंड कर रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पे। तो उसी को हम एक एक रख के देखेंगे। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर, इस तरीके से होगा कि नहीं? यही होगा। अब आप ध्यान से देखो, जो पी का है, पी के तो मैक्सिमम मास इसके कहाँ पे है, आउटर सरफेस पे। अगर मास सेम है, रेडियस यहाँ पे जो मैक्सिमम मास है वो इसके मैक्सिमम यहाँ पे इस सरफेस पे जो आउटर है यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे रेडियस कितना है,
तो हमारा जो रेडियस P है वो हमारा ज़्यादा है किससे, रेडियस ऑफ Q से। किस कंडीशन में, जहाँ पे ए मास कंसंट्रेटेड है। ये समझ में आया कि नहीं? अगर एक केस हमारा सेटिस्फाई कर रहा है तो I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यहाँ से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया P ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया Q लिख सकता हूँ कि नहीं? क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मास इसके आउटर पर है, जिसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया P का ज़्यादा आएगा और Q का कम आएगा। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब देखो, सबसे पहले एक्सेलरेशन करते हैं। अब जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो जल्दी नीचे आएगा और जिसका एक्सेलरेशन कम होगा वो लेट में आएगा। आपको पता है एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो चलो समझते हैं। अब देखो यहाँ पे आई, अगर P की वैल्यू ज़्यादा है, ये आई अगर P का ज़्यादा है मतलब नीचे का टर्म ज़्यादा, अगर नीचे का टर्म ज़्यादा हुआ तो इसका सारा जो, अगर नीचे का ज़्यादा है तो पूरा ओवरऑल कितना होगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं? अब एक में अगर 1/10 का भाग दोगे वो कम आएगा, कि 1/5 का दोगे वो कम आएगा, तो 1/10 कम आएगा। तो अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, एक केस लेते हैं हम पहला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पी ज़्यादा है किससे, क्यू से, जिसके कारण हमारा एक्सेलरेशन जो पी है वो हमारा कम होगा किससे, क्यू से। ठीक, तो जब ये एक्सेलरेशन कम है तो क्या पी और क्यू सेम टाइम पे आएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर एक्सेलरेशन कम है तो एक ज़्यादा आपका क्यू पहले आएगा और पी उसके बाद में आएगा। पहला ऑप्शन हमने चेक कर लिया। चलो ऑप्शन 2 चेक करते हैं। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है? सिलेंडर P हैज लार्जर लीनियर एक्सेलरेशन देन सिलेंडर Q। लीनियर एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है? Q का ज़्यादा है। और यहाँ पूछ किसका रहा है? P का। तो यहाँ पे तो सीधा सब भी निकाला, AP हमारा कम है AQ से, जिसके कारण हमारा सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ P बोल रहा है ज़्यादा है। अब तीसरा देखते हैं। बोथ सिलेंडर रीच द ग्राउंड विथ सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब आप बताओ काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? तीसरा किसकी बात हो रही, कौन सी? सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल की बात नहीं हो रही है। तो ट्रांसलेशनल हमारा किस पे डिपेंड करेगा? काइनेटिक एनर्जी जो हमारा ट्रांसलेशनल है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब आओ वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी पे भी हमारा क्या है? वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, अगर सारी चीज कांस्टेंट है, 1/√I। और यहाँ पे सारी चीज कांस्टेंट थी तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/I पे डिपेंड कर रहा था। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे अगर सब आपका कांस्टेंट है तो यहाँ पे जब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया P का ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी कि नहीं? उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो वेलोसिटी ऑफ P हमारा कम होगा वेलोसिटी ऑफ Q से, जिसके कारण हमारी काइनेटिक एनर्जी जो P की है, काइनेटिक एनर्जी P की कम होगी किससे? काइनेटिक एनर्जी Q से। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करना, और मैं इतने आराम से चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कहीं भी डाउट नहीं आएगा। यहाँ बोल रहा है कि सेम काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल गलत। अब जब 3 गलत हो गए हैं तो कौन सा सही होगा? डी सही होगा ही होगा। लेकिन इसके बारे में हम पहले एनालिसिस करते हैं। अब चलो डी देखते हैं। डी के बारे में क्या बोल रहा है? सिलेंडर क्यू रीचेस द ग्राउंड विथ लार्जर एंगुलर स्पीड। तो चलो इसको चेक करते हैं। लार्जर एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? V/R। अब देखो यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो तो जल्दी आएगा, तो यहाँ पे हमारा VP लेस देन VQ। तो जिसके कारण हमारा ओमेगा किस पे डायरेक्टली डिपेंड करे? वेलोसिटी पे। तो ओमेगा P लेस देन इक्वल टू ओमेगा Q। तो जो हमारा Q है वो लार्जर एंगुलर स्पीड से नीचे आएगा, उसका एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगा। देखो कितना आसानी से हमने लॉजिक के साथ सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन में आपको अगर ये सब याद रहेगा, देखो रट्टा मार के कुछ नहीं होगा। आपकी एनालिटिकल अप्रोच स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर एनालिटिकल अप्रोच नहीं स्ट्रांग रहेगी तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। कितने आसानी से हमने इसको कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। रोलिंग मोशन के बारे में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं सारा डिस्कस कर दिया।
तो इसी के साथ जो आपका रोटेशनल मोशन का चैप्टर इतने दिनों से चल रहा था वो यहाँ पे समाप्त होता है। इस पे आप मैक्सिमम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिए। आप देखोगे जेई मेन हो या नीट हो, नीट में इसी साल इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं वो चारों क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को सीखिए, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब की प्रैक्टिस सीरीज लेके आऊँगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं भी कुछ भी आपका डाउट है आप हमें कमेंट करिए या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक देता हूँ, आप जाके वहाँ से डाउनलोड, वहाँ से टेलीग्राम पे आप जाके सारा नोट्स वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। जो कुछ भी मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ वो सब कुछ वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या इसमें और क्या इम्प्रूव की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट करके नहीं बताओगे हमें पता नहीं चलेगा कि जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपको आ भी रहा है कि नहीं। और मैं यार हर चीज़ बेसिक से उठाता हूँ, इसलिए पेशेंस के साथ आप देखा करिए। जब लेक्चर ख़त्म होगा मैं उस बात की गारंटी देता हूँ कि ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आया हो। और आपने देखा होगा एग्जाम में सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए हैं, आप जाके मिला लेना, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। अभी भी जो एक गर्मी में एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, तो अगर आप फिजिक्स हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं, ट्रस्ट करके पूरा फॉलो कीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ फिजिक्स में आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।